नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूजीसी और आरक्षण की। मामला क्या है, देखिए हमारे पास में दरअसल अभी हाल ही में यूजीसी की तरफ से कुछ गाइडलाइंस इशू की गई थी। अब ये जो गाइडलाइंस थी इनमें मुख्य रूप से बात की गई थी कॉलेजेस के अंदर और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर प्रोफेसर्स की अपॉइंटमेंट की। देखो, ये भी ना एक भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा होता है, इसके लिए भी अलग अलग चरणों से गुजरना पड़ता है, तब जाकर के आप किसी कॉलेज में या किसी यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर अपॉइंट हो सकते हैं। लेकिन जिस समय यूजीसी की तरफ से इस प्रकार की गाइडलाइंस इशू की गई, बहुत अधिक आक्रोश उत्पन्न हो गया। जनरली जब कहीं भी हम देखते हैं कि कोई वैकेंसीज आती है तो लोगों में खुशी होती है, उन्हें अच्छा लगता है देख करके। लेकिन जिस समय यूजीसी की तरफ से ये गाइडलाइंस आई, बहुत ज़्यादा आक्रोश हुआ। हम देखते हैं कि हर जगह इस पूरे के पूरे गाइडलाइंस को क्रिटिसाइज किया गया, लोगों ने अपने अलग अलग पक्ष प्रस्तुत किए। लेकिन ऐसा हुआ क्या और क्यों इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था? अब आने वाले समय में हम लोग क्या स्थिति देख सकते हैं, यह हर एक चीज़ समझना जानना आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, ले तो हर एक बात को समझते हैं, जानते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मामला दरअसल क्या है। तो देखिए, आप सभी को ये तो पता है कि भाई इन्होंने कहा था कि जो कॉलेज में के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर अपॉइंट होंगे, तो प्रोफेसर्स को अपॉइंट करने की जब कभी भी कोई एक सिस्टम फॉलो किया जाता है तो उसमें हम देखते हैं कि रिजर्वेशन को भी लागू किया जाता है। जब कभी भी सरकार किसी प्रकार से अपॉइंटमेंट करती है लोगों की, तो हम लोग एक प्रॉपर सिस्टम फॉलो करते हैं, जिसमें एक कैटेगरी होती है जनरल। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस भी आ रही है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ओबीसी, फिर उसके बाद में एससी और एसटी, ये इस प्रकार की कैटेगरीज होती हैं। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन जो खास हाईलाइट रहता है वह रहता है ओबीसी, एससी और एसटी का। ये रिजर्व कैटेगरी होती है, जाति के आधार पर है, या फिर हम देखते हैं कि एसटी जो होता है ये ट्राइबल्स होते हैं। अब इन्हीं को लेकर के पूरा का पूरा विवाद उठ गया था इन नई गाइडलाइंस के अंदर। दरअसल यूजीसी ने जो गाइडलाइंस इशू की उसमें बताया कि अब आने वाले समय में जब कभी भी कॉलेज के अंदर प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया जाएगा तो उसके अंदर हम आरक्षण को लागू करेंगे। ठीक है, मान लीजिए हमने वैकेंसी निकाल दी तो उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि ठीक है, इत्यादि इत्यादि वैकेंसी सभी के लिए है। लेकिन इन्होंने उसके अंदर एक खास डिस्क्लेमर यह ऐड कर दिया कि अगर हम देखते हैं कि ओबीसी, एससी और एसटी, इन तीनों श्रेणियों के लिए जितने भी पद अलॉट किए गए हैं, अगर इन पदों के ऊपर इन कैटेगरी से लोग नहीं आ पाते और इन पदों को पूरी तरह से नहीं भर पाते, तो ऐसी स्थिति में हम जर्नल लोगों को या बाकी और जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह बच जाते हैं तो हम लोग बाकी लोगों को मौका देंगे कि आप आइए और आप आकर के इन पदों की पूर्ति कर दीजिए। यह इसमें सिस्टम किया गया था। तो जैसे ही यह मामला सबके सामने आया तो जो लोग एसटी समुदाय से थे, एससी समुदाय से थे, ओबीसी समुदाय से थे, उन्होंने इसको बहुत अधिक क्रिटिसाइज किया। उनके क्रिटिसाइज करने का पीछे का रीज़न यह था कि जो यूजीसी है, यूजीसी चाहता है कि भाई अब देश भर से इस प्रकार की जो व्यवस्था है प्रोफेसर को अपॉइंट करने की, उसमें आरक्षण को ही समाप्त कर दिया जाए और एक पैटर्न जो होगा यह है एक पूरी तरह से वी आरक्षण को आमंत्रित करेगा, वी आरक्षण को बढ़ावा देगा। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे जो अन्य श्रेणियां हैं, जो रिजर्व कैटेगरीज हम लोग मानते हैं, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ से खत्म हो जाएगा। तो इन सभी को लेकर के बहुत सारा विवाद हुआ है और सभी लोग यही कह रहे हैं कि अब यूजीसी हमारे देश के अंदर प्रोफेसर्स के अपॉइंटमेंट के अंदर आरक्षण व्यवस्था को समाप्त कर देना चाहता है। अब जैसे ही ये पूरा मामला सामने आया तो बहुत अधिक विवाद आ गए। तो विवाद आ गए तो इसी बीच शिक्षा मंत्रालय बीच में आया और यूजीसी आया, तो उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दिया। इनके क्लैरिफिकेशन देने में यही वाली बात सामने है कि देखिए, हम जो ये एससी, एसटी, ओबीसी के जो पद हैं, ये पद हम किसी जर्नल कैंडिडेट को तब देंगे जब इन सभी समुदायों से, इन सभी श्रेणियों से लोग इन पदों की पूर्ति नहीं कर पाते। यदि पदों की पूर्ति हो जाती है, हमें इन्हीं कैटेगरी से योग्य प्रोफेसर्स मिल जाते हैं, तो उस स्थिति में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे और जो हम लोगों ने स्टार्टिंग में एडवर्टाइज किया था उसका ही पालन किया जाएगा। किसी स्थिति में यदि नहीं होता तब जाकर के हम लोग फिर बाकी जो दूसरा हम लोग का विकल्प है उसको लागू करेंगे। यहाँ पर इन्होंने अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया। क्लैरिफिकेशन देने के साथ साथ हम एक खास बात यहाँ पर नोटिस करते हैं कि वर्ष 2006 में इस प्रकार की चीज़ों को, यानी कि हम लोगों ने एक खास बात देखा कि यूनिवर्सिटी लेवल पे या कॉलेज लेवल पे जो रिजर्वेशन सिस्टम है उसको प्रॉपरली लागू नहीं किया जा पा रहा था, चीज़ें गड़बड़ा रही थी बहुत ज़्यादा। तो इसी को लेकर के एक समिति बनाई गई थी कि ताकि उच्च शिक्षण संस्थान जो है वह अपने यहाँ आरक्षण को ठीक से लागू कर सके। तो जो यह समिति बनाई गई थी आरक्षण को लागू करने के लिए, उसमें शामिल थे डॉक्टर एच.एस. राणा, प्रोफेसर डी.के. वर्मा, डॉक्टर ओ.पी. शुक्ला और डॉक्टर जी.एस. चौहान। इन 4 लोगों ने मिलकर के ये समिति बनाई थी और उसके बाद इन्होंने अपने अलग अलग विचार प्रस्तुत किए। हालांकि एक खास बात देखने वाली यह है कि जिस समय आरक्षण को लागू करने के लिए यह जो समिति बनाई थी, इस समिति को आज तक क्रिटिसाइज किया जाता है, क्योंकि इस समिति के अंदर हम देखते हैं कि मुख्य रूप से जो लोग हैं वह जुड़े हुए हैं जर्नल कैटेगरी से। तो जितने भी लोग उसको क्रिटिसाइज करते हैं उनको खुद यही कहना है कि जब आपने समिति बनाई तो समिति के अंदर ही आपने श्रेणियों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया।
जो व्यक्ति चीज़ों को नहीं समझता, समाज को नहीं जानता, समुदाय को नहीं जानता, उसको नहीं पता क्या क्या चिंताएं हैं, वह समस्याओं से अवगत नहीं है, तो कैसे वह आरक्षण के संबंध में निर्णय ले सकते हैं, यह नहीं जानते चीज़ों को। तो इस प्रकार समिति को भी क्रिटिसाइज लगातार किया गया। लेकिन जब इस समिति ने सभी विचार प्रस्तुत किए, अपनी राय दी कि क्या क्या सिस्टम होना चाहिए, तो इस समिति ने यह बात क्लियर की कि ठीक है, यह बात बिल्कुल सही है, इस प्रकार की चीज़ें होनी चाहिए अगर पदों की पूर्ति नहीं हो पा रही है तो। क्लियर है बात सारी। और इस जो ये समिति है, इसकी ही अनुशंसा के बाद हम देखते हैं कि यूजीसी के द्वारा यह सभी गाइडलाइंस इशू की गई थी। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा मामला हो गया। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि वी आरक्षण नीति के पक्ष में जो तर्क दिए गए हैं यूजीसी के द्वारा या फिर हम देखते हैं कि शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, वह भी हम लोग के सामने। तो देखो, उन्होंने साफ साफ यह कहा है कि शुरुआत से ही हम एक खास चीज़ देख रहे हैं कि हम लोग जितनी भी वैकेंसीज निकाल रहे हैं, वह सब निकाल तो हम कैटेगरी वाइज ही रहे हैं, लेकिन कैटेगरी वाइज वैकेंसीज को निकालने के बावजूद एक खास दिक्कत जो हमें आ रही है वह यह आ रही है कि जो कैटेगरी से जुड़ी हुई जो सीट्स है ना, वह फुल नहीं हो पा रही है। यानी कि हमें उन श्रेणियों से कुल योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं, और योग्य जब उम्मीदवार नहीं मिल पाते, योग्य प्रोफेसर नहीं मिल पाते, तो क्या होता है कि जो अदर कैटेगरीज हैं, चाहे हम लोग बात कर लें जर्नल की या फिर ईडब्ल्यूएस वगैरह आजकल हम लोग देख पा रहे हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर तो एक लिमिटेड अमाउंट ही होता है नंबर्स का। अब यहाँ पे जो प्रोफेसर हैं वो तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन हम लोग जो सीट अलॉट करते हैं ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटीज के लिए, वहाँ पर वह पूर्ति नहीं हो पा रही है, उनकी संख्या पूरी तरह से नहीं भर पा रही है। यह इन्होंने साफ साफ चीज़ों को क्लियर कर दिया। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यही बताया कि भाई पदों को भरने के लिए इससे ऐसी दिक्कत होती है, तो जिस वजह से हम चाहते हैं कि अब ऐसी ही रिक्तियों को अनारक्षित घोषित कर दिया जाए। साथ साथ इन्होंने यहाँ पर यह भी किया कि देखिए, अब तक की स्थिति तो यही रही है देश भर में कि आरक्षण को लागू करने में शिक्षण संस्थान या सरकार पूरी तरह से विफल रही है। विफल इस मामले में भी रही है कि हमें पता लगता है कि आज के समय में भी हमारे देश के अंदर आरक्षित श्रेणियों के लगभग 42% पद रिक्त हैं। एक बड़ा अमाउंट है, यानी कि लगभग हम देख पा रहे हैं कि आधे ही पद भर पाते हैं आरक्षित श्रेणी से, आधे पद हमेशा ही खाली रहते हैं। और जब इस प्रकार के पद यदि खाली रहेंगे तो यह एक बड़ी दिक्कत को आमंत्रित करेंगे। कैसे? हम किसी भी कॉलेज की बात करें, यूनिवर्सिटी की बात करें, हर जगह पे पैटर्न फिक्स है। हर साल कुछ बच्चे बाहर जाएंगे और कुछ बच्चे कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेंगे। ये चेन चल रही है। अब इसी चेन को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारे पास एक पर्याप्त संख्या में प्रोफेसर रहें, ताकि वह प्रॉपर क्लासेस ले सके, लेक्चर्स दे सकें और कोई समस्या ना हो, कोर्स भी समय से कंप्लीट हो जाए, सिलेबस भी समय से कंप्लीट हो जाए। यही सब चाहत रहती है। तो ज़रूरी है कि इस प्रकार की जो समस्या चल रही है पदों को खाली रखने की, इसको हम दूर कर लें और चीज़ों को व्यवस्थित कर लें। लेकिन इसी दौरान हम यहाँ पर यह भी देख पाते हैं कि लोग लगातार क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। उनका अपना पक्ष था, सरकार का अपना पक्ष था कि हम क्यों इस प्रकार की व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं, जो आपने जान लिया। लोग लगातार विरोध क्यों कर रहे हैं, यह बातें जानना भी जरूरी है आप लोग के लिए। तो देखिए, खास बात हमें पता लगती है कि पहले ही जो ये सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन के अंदर, वहाँ पर कैटेगरी के मामले में पहले ही बहुत कम प्रोफेसर अपॉइंट किए गए हैं। जैसे कि अनुसूचित जाति, एससी कैटेगरी से लिए गए हैं 7.1% प्रोफेसर, अप्रोक्सीमेटली इतने अभी अपॉइंटेड हैं और वर्किंग हैं। अनुसूचित जनजाति से हैं 1.6% प्रोफेसर, बहुत ही ज़्यादा कम, और ओबीसी के हैं 4.5% प्रोफेसर। एक हम यहाँ पर स्थिति देख पा रहे हैं कि बहुत ही कम संख्या में आरक्षित श्रेणी से प्रोफेसर्स को अपॉइंट किया जा रहा है। अब इसके बाद हम लोग सभी देख रहे हैं कि इसको आगे और इस आधार पर क्रिटिसाइज किया जा रहा है। यदि अब तक हम देख पाए कि आरक्षण को यदि लागू किया गया था, तो आरक्षण को लागू किए जाने के बाद इन समुदायों से या श्रेणियों से जो प्रोफेसर हैं उनकी संख्या बहुत कम है। यदि आने वाले समय में हम इन कैटेगरीज को जर्नल में शामिल कर दें और सबके लिए ओपन कर देंगे, तो यह जो परसेंट हम लोग देख पा रहे हैं ना, यह परसेंट और ही ज़्यादा गिर जाएगा। और यहाँ पर फिर जो सवर्ण है, यानी कि जर्नल कैटेगरी वगैरह है, उन सभी का फिर धीरे धीरे प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। और उस दौरान हम यह भी देख पाएंगे कि यह सभी लोग जो हैं, यह कैटेगरी से एग्जाम देने की जगह फिर जर्नल ही एग्जाम देना उचित समझेंगे, क्योंकि पता है कि सब कुछ जर्नल ही है, बिना किसी समस्या के होना कुछ है नहीं है, तो फिर सब ही जर्नल में काउंट होना उचित समझेंगे। यह सभी संभावनाएं प्रस्तुत की जा रही है, इसी वजह से इसको क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है। इसके अलावा एक खास स्थिति यह है कि भारत सरकार ने वर्ष 2016 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण विवरणिका जारी की थी। अब यह जो आरक्षण विवरणिका थी, इसके अंदर एक अध्याय 7 है। इस अध्याय 7 में मुख्य रूप से आरक्षण की बात की गई है, लेकिन आरक्षण के साथ साथ इसमें एक खास पॉइंट यह भी हाईलाइट किया गया
कि अगर कभी भी किसी भी स्पेशल कैटेगरी के लिए सीट्स को अलॉट किया जाता है तो ऐसी स्थिति में वह जो पद हैं वह पद कैटेगरीज के लिए ही रिजर्व रहेंगे। लेकिन नए दिशा निर्देशों में क्या कह रहे हैं हम लोग कि अगर इन पदों के लिए हमें उम्मीदवार नहीं मिल पा रहे हैं तो इनको फिर हम लोग जर्नल कर देंगे। तो सीधा सीधा माना जा रहा है कि वर्ष 2016 की यह जो आरक्षण विवरणिका थी, इस विवरणिका का उल्लंघन किया जा रहा है। यह मामला हमारे सामने भी आता है। तो इस आधार पर भी लगातार इस पूरे गाइडलाइंस को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही क्रिटिसाइज इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि जिस समय यूजीसी ने जो यह गाइडलाइंस इशू की थी, उन गाइडलाइंस को इशू करने से पहले जो नेशनल कमीशन बने हुए हैं, चाहे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट हो, चाहे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स हो, या फिर नेशनल कमीशन फॉर ओबीसी हो, आप सभी को पता है ना कि भाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338, 338 ए और 338 बी, इन तीनों के अंदर ही नेशनल कमीशन बने हुए कम्युनिटीज़ के लिए। 338 में एससी का है, ए में है एसटी का और बी में है ओबीसी का। यही तो सिस्टम है हम लोग के पास में अभी। तो यहाँ पर यह भी बताया गया है कि देखिए, कुछ खास अपवादों की स्थिति में आप जो कैटेगरी के पद हैं उनको जर्नल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले ज़रूरी होगा कि जिस श्रेणी के लिए आरक्षित पद हैं आप उसके पहले तो आयोग से बात करें कि आयोग की राय क्या है। क्योंकि मुख्य रूप से वह जो आयोग बनाए गए हैं वह बनाए ही इसीलिए गए हैं ताकि देश भर में उन श्रेणियों के अधिकारों को संरक्षित किया जा सके और सुनिश्चित किए जाने के साथ उनका विकास सुनिश्चित किया जा सके। यदि आप इनसे बात करते हैं तो कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर यह मामला आ रहा है कि यूजीसी ने किसी भी आयोग से बातचीत नहीं की थी। दूसरी बात यह भी है कि आयोग से बात करने पे ही मामला खत्म नहीं हो जाता। यदि आयोग उचित समझता है कि ठीक है चीज़ों को जर्नल किया जा सकता है तो उसके बाद में आयोग की टिप्पणियों के साथ साथ आप डीओपीटी यानी कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग से बातचीत करेंगे, सामाजिक न्याय विभाग से बातचीत करेंगे और इसके अलावा जो और संबंधित विभाग या मंत्रालय हैं उनके प्रतिनिधि वगैरह से बात करेंगे, सचिवों से बातचीत करेंगे। जिसके बाद अंततः अगर आप हर जगह पे अप्रूवल पा लेते हैं और लोग अग्री कर जाते हैं कि कैटेगरीज के लिए जो पद हैं उनको जर्नल कर दें, तब जाकर के आप चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे और आप इन पदों को जर्नल कर सकते हैं। लेकिन यूजीसी के मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इन्होंने बस अपनी गाइडलाइंस इशू कर दी और चीज़ों को क्लियर कर दिया। तो प्रोसीजर भी हम देख रहे हैं कि एक प्रॉपर नहीं फॉलो किया है इन्होंने, जिस वजह से यह एक बड़ी दिक्कत हुई है और लगातार मामलों को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो यह पूरा का पूरा सेटअप था। इस सेटअप ने, इस पूरी स्थिति ने लगातार कुछ बड़ी चिंता उत्पन्न कर दी है और यह पूरा टॉपिक आपके मेंस के लिए बहुत अधिक खास हो गया है। यदि हम लोग चीज़ों को समझते जानते हैं तो आपको मेंस में पूछा जा सकता है कि क्या जो कैटेगरी के लिए पद है आरक्षित उनको जर्नल करना ठीक है, या एक लाइन देगा प्रॉपर आपको कि नियुक्तियों के अंदर श्रेणी से संबंधित पदों की पूर्ति ना होने की स्थिति में या श्रेणी से संबंधित पदों को ना भरे जाने की स्थिति में उन्हें जर्नल किया जाना कितना अधिक उचित है। क्या इससे विशेष श्रेणियों के अधिकारों को संरक्षण मिलेगा या उनके अधिकारों का हनन होगा? इस प्रकार का एक प्रश्न आप लोग के सामने आएगा। तो आपको फिर आरक्षण को लेकर के पूरी स्थिति समझ आनी पड़ेगी, चीज़ों पर बात करनी पड़ेगी और बहुत कम शब्दों में सब चीज़ क्लियर करनी पड़ेगी ताकि मामला बहुत अधिक एग्जामिनर के लिए भी अच्छा हो और आप भी टू द पॉइंट बात करते हुए जाओ। और आयोग जो है हमारा, चाहे यूपीएससी की बात करें चाहे पीसीएस की बात करें, अनप्रेडिक्टेबल है, प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। तो मेंस के लिए पूरा विषय आप लोग का खास है। वहीं साथ साथ इसके नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा और चीज़ों को अच्छे से तैयार रखिएगा ताकि कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो। आप लोग अगली वीडियो में मुलाकात करेंगे कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आप मुझे विदा दे सकते हैं। थैंक यू सो मच।